नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। कश्मीर पर परेशान है पाकिस्तान। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 अब होने वाला है। पाकिस्तान को फिर झटका लगा है। भारत की बॉर्डर के पास चीन की बुलेट ट्रेन दिखाई दी है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा कि केंद्र नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। महबूबा ने कहा, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। हमने पिछले साल जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ा था। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो पार्टी बैठकर चर्चा करेगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर होते रहेंगे। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा। इसके लिए पारित सभी कठोर आदेशों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। क्या इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को खुलकर सांस लेने देने की तत्काल जरूरत है। इसके पहले 24 जून को जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के 14 सदस्यों प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के बड़ी सभी नेता शामिल हुए थे। इसमें शामिल महबूबा ने इस बात पर जोर किया था कि विश्व बहाली के कई उपाय करने की जरूरत है। इनमें जम्मू कश्मीर के और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदायों को राहत प्रदान करनी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर परेशानी हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। कुरैशी ने कहा, गुरुवार को जो मोदी ने मीटिंग की है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोदी ने गुरुवार को कश्मीरी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की थी। इसमें कश्मीर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। 3 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इन नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी बात कही थी। कुरैशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में हुई मीटिंग पर सवालों के जवाब दिए। कहा, मेरे हिसाब से तो यह मीटिंग एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं थी। बहुत ज्यादा कहें तो यह एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज थी, लेकिन इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। यह नाकामयाब और बेकार की कवायद है, क्योंकि इस तरह की चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुरैशी ने कहा, कश्मीरियों को अब भी अपनी पहचान की तलाश है। वो आज़ादी और स्वायत्तता चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और भारत वहां जो आबादी में बदलाव की कोशिशें कर रहा है उसे वहां के लोगों कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कश्मीरी नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत सरकार को 5 अगस्त 2019 को उठाए गए कदमों को वापस लेना होगा। आर्टिकल 370 और धारा 35(a) को बहाल करना होगा। कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा देना होगा। मोदी से मीटिंग में इन नेताओं को इस बारे में कोई ठोस जवाब या भरोसा नहीं दिलाया गया कि राज्य का दर्जा फिर कब बहाल किया जाएगा। जो बाइडेन को सत्ता में आए 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फोन तक नहीं किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर यूसुफ ने कहा, बाइडेन इमरान को फोन नहीं करता है तो ना करें, यहाँ कौन इंतजार में बैठा है। बात करना है तो आपसी ताल्लुकात पर करें, सिर्फ अफगानिस्तान पर बात नहीं होगी।
अड्डे मांग कर अपना वक्त खराब ना करे। भारत आतंकवाद फैला रहा है, भारत अफगान तालिबान से बात कर रहा है। मोदी सरकार के सबसे अहम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर शुक्रवार को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए हैं। केंद्रीय आवास पर एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल हुए कार्यक्रम में सबसे बेहतर शहरों को अवार्ड दिए। 100 स्मार्ट सिटीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में सूरत और इंदौर ने बाजी मार दी है। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। 2019 में सूरत स्मार्ट सिटीज में इकलौता विजेता था। इस बार उसे यह अवार्ड इंदौर के साथ बांटना पड़ा। यह पहली बार है जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को उनके शहरों के ओवरऑल परफॉर्मेंस और उनकी बेहतर भूमिका के लिए अवार्ड दिए गए हैं। यूपी को 7 और शहरों को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। यह शहर मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और सहारनपुर है। मंत्रालय ने कोविड इनोवेशन कैटेगरी के तहत भी जॉइंट विनर घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली और यूपी में वाराणसी के यह पुरस्कार जीता है। मिनिस्ट्री के मुताबिक मिशन के तहत आने वाले कुल 5,924 प्रस्तावित प्रोजेक्ट का खर्च 1.78 लाख करोड़ रुपए है। इनके लिए टेंडर हो चुका है। 5,236 प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए हैं। 45,080 करोड़ रुपए के 2,665 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि 70 स्मार्ट सिटी ने अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स डेवलप किए हैं। ये मिशन के तहत तैयार बुनियादी ढांचे के साथ साथ कोर्ट मैनेजमेंट के लिए भी वॉर रूम की तरह काम कर रहा है। ऐसे सेंटर सभी 100 शहरों में डेवलप किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बॉडी के सामने यह साबित करने का नाकाम साबित हुआ कि उसने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्रवाई की है। पाकिस्तान को कुल 27 मांगे पूरी करनी थी। इनमें से 3 सबसे ज्यादा अहम थी। इनमें से एक वह किसी भी रूप में पूरी नहीं कर पाया। 2 पर आंशिक कार्रवाई ही हुई। वो 2018 में इस लिस्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक अहम शर्त पूरी करने में नाकाम रहा है। FATF के प्लानरी सेशन के दौरान ये भी पाया गया कि इमरान सरकार ने उन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई सही तरीके से नहीं की। उन्हें UN ने आतंकी संगठनों का आका करार दिया है। FATF ने अपने बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़ी बाकी शर्तें पूरी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान ने जैश, लश्कर, जेउरी, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी। पाकिस्तान अब तक जमानत उद्दावा के हाफिज सईद और कुछ तालिबानी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाया है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहा। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और हक्कानी ग्रुप के नेताओं के खिलाफ तो एक्शन ही नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक FATF अब पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई का जायजा लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे और इसकी रिपोर्ट पेरिस भेजी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे कितने कारगर साबित हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उनका देश FATF की लगभग तमाम मांगों और शर्तों पर कार्रवाई कर चुका है और अब उसे ग्रे लिस्ट में रखने का कोई औचित्य नहीं है। कुरैशी ने कहा था, हमारे सामने 27 शर्तों की लिस्ट रखी गई थी। हमने उनमें से 26 शर्तों को पूरा कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर जो डिमांड्स थी उन्हें तकनीकी तौर पर पूरा किया जा चुका है। धीरे धीरे ग्लोबल पावर बनता चीन दुनिया के साथ भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में शुक्रवार को पहली इलेक्ट्रिक बुलेटिन जारी की है। यह ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से नियांगित
चल तकी है। भारत के लिए ये एक अलर्ट है क्योंकि न्यांगची शहर की दूरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 119 किलोमीटर है। चीन को इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन 435.5 किलोमीटर का सफर तक करेगी। इसका उद्घाटन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है। अभी इसके लिए सिंगल लाइन ही डाली गई है। ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकेगी जिसमें लहासा, शनान और नियांगची स्टेशन भी शामिल है। सड़क मार्ग से लहासा से नियांगची जाने में लगने वाले समय की तुलना करें तो बुलेट ट्रेन समय से करीब 1.5 घंटे पहले पहुंच देगी। इसके अलावा शनान से नियांगची जाने में भी 2 घंटे कम समय लगेगा। ट्रेन 45 टनल्स और 121 पुल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा ये ट्रेन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार क्रॉस करेगी। यदि टनल और पुल की दूरियों में मिलाएं तो रेलवे लाइन की टोटल दूरी के 75% होगा। ट्रेन 10 मिलियन टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। चीन को उम्मीद है कि इससे लोगों को यात्रा करने में सुविधा तो होगी ही, साथ ही व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। तिब्बत में चीन का ये दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे पहले चीन कुयाईगी से लेकर लहासा तक रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन को लेकर अपने विजन बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से हमारी बॉर्डर को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। इसमें 5 सैनिक मारे गए हैं और करीब 27 घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने घटना की पुष्टि कर दी है। यह आतंकी हमला बलूचिस्तान के सीबी जिले में हुआ। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर घायलों सैनिकों की हालत गंभीर है। घटना के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए भाग गए। इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया और फौज की एक टुकड़ी ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही लाहौर में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया गया था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। ISPR की तरफ से जारी बयान में घटना की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर फायरिंग की गई। इस दौरान 5 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकियों को भी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमले में 5 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है और 27 फौजी घायल भी हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने मारे गए सैनिकों के नाम और फोटोग्राफ भी जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी सैनिक फ्रंटियर कॉर्प्स के साथ थे। उन्हें बलूचिस्तान में स्पेशल ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी गई थी। हाल ही में दिनों के पाकिस्तान सेना पर सबसे ज्यादा हमले इसी बलूचिस्तान में हुए हैं। सेना ने अपने बयान में कहा, हमारे फौजियों पर यह हमला कायरता से किया गया है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और आतंकियों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस इलाके में तलाशी अभियान के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही आतंकियों को गिरफ्त में लिया जाएगा। सेना इस तरह से हमलों से निपटने में सक्षम है। घटना के कुछ देर बाद होम मिनिस्टर शेख रशीद ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर दुख जताया है और कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने बताया, घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जब सैनिक ही महफूज नहीं होगी तो आम आदमी को सुरक्षा कौन देगा। अमेरिका का लॉस एंजलिस कोर्ट में आज 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहवूर राणा की भारत को प्रत्यारोपण करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जज जैकलीन जिलियान ने डिफेंस अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर को 15 जुलाई तक अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कराने का आदेश दिया। तब तक तहवूर राणा लॉस एंजलिस में ही फेडरल कस्टडी में रहेगा। राणा के वकील बोले, हेडली के आतंकी साजिश का पता नहीं था। कोर्ट में राणा के वकीलों ने उसका पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि राणा को हेल्डी के आतंकी साजिश रचने के बारे में नहीं पता था। वह अपने बचपन के दोस्त की मदद करने और मुंबई में एक बिजनेस ऑफिस स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि हेडली झूठा है, उसने आपराधिक मामलों में अमेरिका को कई बार धोखा दिया है, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि राणा की जानकारी के बिना वह आतंकी साजिश रच रहा था। सुनवाई के दौरान राणा की 2 बेटियां भी कोर्ट में मौजूद रहीं, हालांकि उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान राणा सफेद कलर का जंपसूट, काला चश्मा और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। उसके पैर जंजीरों से बंधे थे। तैवूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन बिजनेसमैन है। आतंकवादी हमलों में भूमिका होने के चलते पिछले साल उसे गिरफ्तार किया गया था। भारत पहले ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। इधर सुनवाई से पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से सीलबंद दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। सुनवाई 25 जून को अमेरिकी समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे हुई है। राणा को शिकागो में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने और सेहत खराब होने के आधार पर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया है। भारत ने उसे प्रत्यारोपण की अपील की थी। भारत में हत्या की साजिश में शामिल होने के आधार पर उसने सौंपने की मांग की थी। इसके बाद 10 जून 2020 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया था। वह पाकिस्तानी अमेरिकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली के बचपन का दोस्त है। तो चले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पश्चिम रेलवे 32 ट्रेनों से शुरू होकर रहा है। इसमें 60 ट्रेनें इंदौर की हैं। 27 जून से शुरुआत होगी। 5 जुलाई तक 60 ट्रेनें रेलवे शुरू करेगा। अनलॉक के बाद 3 ट्रेन इंदौर जबलपुर, इंदौर ग्वालियर व इंदौर जयपुर पहले ही शुरू हो चुकी है। 2 ट्रेनों का रूट बदला है। 26 जून को इंदौर हावड़ा वाया बैरगढ़, इटारसी, जबलपुर, कटनी होकर चलेगा। महुरीवार ट्रेन 28 जून को ही इसी रूट से जाएगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट 16.5 किलोमीटर लंबा है। यह एम्स टू करोंद तक चलता है। फिलहाल इसी रूट निर्माण हो रहा है। पिछले 30 महीने में एम्स होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर, एमपी नगर जैसे क्षेत्र में 180 पिलर खड़े किए गए हैं। इस रूट पर 225 पिलर बनने हैं। देरी के लिए जमीन अधिग्रहण और लॉकडाउन को कारण बताया जा रहा है। 6,981 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अब तक बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर 138 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, यानी सिर्फ 2%। मेट्रो निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार इस रफ्तार से रूट पर काम पूरा होने में कम से कम 4 साल लगेंगे। इस साल बजट में भोपाल मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। काम की रफ्तार धीमी होने की वजह से एक मुश्त बजट नहीं मिलेगा और जमीन अधिग्रहण के केस कोर्ट में पेंडिंग होंगे।
प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ तक बढ़ सकती है। भोपाल में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर मेट्रो जैसी ही होगी, सिर्फ कोच कम रहेंगे। जयपुर में 6 कोच वाली मेट्रो चलती है, जबकि भोपाल में संख्या 3 होगी। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कोच भी बढ़ेगी। प्रत्येक 5 मिनट में स्टेशन से रेल मिलेगी। एनडीआरएफ ने पटना के बिहटा में कुएं में गिरी एक महिला को रेस्क्यू किया है। महिला किस कुएं में गिरी थी वह 30 फीट गहरा था और जिसमें 5 से 6 फीट तक पानी भरा था। इसमें विषैली गैस की भी संभावना है। आसपास के लोग जब महिला को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो बिहटा स्थित एनडीआरएफ कैंप को जानकारी दी गई। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 4 घंटे बाद महिला को निकाला, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मामला बिहटा प्रखंड स्थित परेव गांव का है। गांव की 35 वर्षीय सीमा देवी सुबह ही घर के पास एक कुएं में गिर गई थी। महिला के गिरते ही आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु कुआं संकरा और गहरा था। साथ ही बहुत पुराना होने के कारण अंदर विषैली गैस की भी संभावना थी। इस कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच ग्रामीणों ने रस्सी से टायर को बांधकर अंदर गिरी महिला को सहारा देने का प्रयास किया। साथ ही स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। इस बीच एनडीआरएफ कैंप में संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी गई। टीम कमांडर मालिक कुमार ने नेतृत्व में एक बचाव दल अविलंब घटना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पहले कुएं के अंदर से किसी की भी संभावित जहरीले गैस को बाहर निकालने का प्रबंध किया। कुएं के अंदर अपने मशीनों से बाहरी स्वच्छ हवा भरी। इसके बाद बचाव दल के आशुतोष कुमार ने रस्सी के सहारे कुएं में प्रवेश किया तथा पीड़िता को रस्सी की मदद से बेसुध हालत में कुएं से बाहर निकाला। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से बेहद सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने निरीक्षण के बाद महिला की हालत स्थिर बताई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ 9वीं बटालियन के कमांडेंट विजयन सिन्हा टीम ने सभी बचाव कर्मियों के इस काम की सराहना की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार रात को बड़ी कार्रवाई करते श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक जाजड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसीबी ने जयपुर में की। रिश्वत की रकम मासिक बंदी के रूप में दलालों के मार्फत श्रम विभाग के अफसरों से वसूली जा रही थी। घुसखोरियों के इस केस में एसीबी ने लेबर कमिश्नर के अलावा 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है, वह आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेषाधिकारी के पद पर है। दूसरा आरोपी दलाल अमित शर्मा है। ट्रैप के बाद देर रात तक एसीबी टीम वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रतीक जाजड़िया के घर सर्च कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई डीएसपी मंगीलाल के नेतृत्व में की गई है। पारंपरिक जानकारी के अनुसार मूल रूप में झुंझुनू का रहने वाला प्रतीक जाजड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वह पहले बिजनेस डेवलपमेंट विभाग डाक सेवा में डिप्टी जनरल मैनेजर था। इसके बाद राजस्थान में डेप्यूटेशन पर आ गया। यहां उसे लेबर कमिश्नर लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव से वह डाक सेवा से डेप्यूटेशन पर राजस्थान में आ गए। सीधे तौर पर प्रशासनिक सेवाओं से नहीं जुड़ा होने के बावजूद प्रतीक को लेबर कमिश्नर की सीट पर सरकार ने पोस्टिंग की, जबकि इस पोस्ट पर अक्सर आईएएस, सीनियर आरएएस रैंक के अफसर भी कमिश्नर लगाए जाते हैं। प्रतीक जाजड़िया के ट्रैप होने के बाद सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा और करौली में श्रम कल्याण अधिकारी रमेश मीणा की भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में एसीबी की टीमों को इन दोनों अफसरों के घर सर्च कार्रवाई करने भेजा गया है। इसके अलावा निजी दलाल अमित शर्मा और आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेष अधिकारी रवि मीणा के जयपुर स्थित आवास पर भी देर रात तक सर्च कार्रवाई चल रही है।
अंतरिक्ष में सैकड़ों अज्ञात वस्तुएं देखे जाने पर अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको समझ पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सका कि कुछ विदेशी अंतरिक्ष यान या ड्रोन हो सकते हैं। 144 उद्देश्य वस्तुएं दिखे जाने में से केवल एक ही पहचान हो पाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएपी स्पष्ट रूप से उड़ान के मुद्दे की सुरक्षा को दर्शाता है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती है। अंतरिक्ष में उद्देश्य वस्तुएं देखे जाने के बाद पेंटागन ने जांच का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि अंतरिक्ष में ये वस्तुएं अजीब तरह की हलचल पैदा कर सकती हैं। पेंटागन के रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स के एक प्रेस रिलीज जारी कर सैन्य परीक्षण के दौरान सामने आए यूएपी की अधिक व्यवस्थित रिपोर्टिंग का आदेश दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हमारे परीक्षण रेंज और हवाई क्षेत्र में दिखने वाली वस्तुएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि 9 पन्नों की रिपोर्ट में किसी खास घटना पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अंतरिक्ष में मिलने वाली अजनबी वस्तुओं को लेकर चिंता जारी कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की हवाई क्षेत्रों में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं देखी गई। अज्ञात उड़ने वाली 144 वस्तुओं में से केवल एक की पहचान की गई है। बाकी वस्तुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय ने शुरुआती जांच में इसका खुलासा किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने लगी है, लेकिन जानकारों ने पहले ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर दी है। स्वास्थ्य जानकारों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरों की वजह से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। देश में राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। वहीं बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर छाया हुआ है। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए। इस दौरान 277 लोग डिस्चार्ज हुए और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। झारखंड की राजधानी रांची के जिला अस्पताल में कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर की आशंका में इस कोविड वार्ड को तैयार किया गया है और इसमें 20 बेड स्थापित किए गए हैं। किसान शनिवार को देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। कुंडली सीमा समेत अन्य धर्मस्थलों से 32 किसानों संगठन चंडीगढ़ राजभवन पहुंचेंगे और वहां हरियाणा पंजाब के किसान अलग अलग ज्ञापन देंगे। कृषि कानून रद्द कराने की मांग के लिए पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। किसान शनिवार को कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों बलवीर सिंह राजेवाल, दर्शनपाल, जगजीत सिंह दल्लेवाल, गुरनाम सिंह चुड़नी, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह ने कहा कि यह दिन आपातकाल के 46 साल पूरे होने के तौर पर भी मनाया जा रहा है, क्योंकि तब नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगा था और इस समय भी ऐसा ही अंकुश लगाया जा रहा है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में जमकर तबाही मचाई थी। चक्रवात के चलते कई लोगों की जान चली गई तो हजारों लोग बेघर हो गए थे। चक्रवात को तबाही मचाकर गुजरे 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी उसकी मार से उबरे नहीं हैं। गुजरात के अमरेली जिले के छोटे से द्वीप शियाल बेट में चक्रवात ताउते के तांडव से जो बिजली गुल हो गई थी वो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। शियाल बेट के लोगों की जिंदगी अब भी अंधेरे में है। चक्रवाती तूफान ताउते के सौराष्ट्र तट से टकराते और घरों, बिजली व संचार लाइनों को क्षतिग्रस्त करने के 1.5 माह बाद की अमरेली जिले के पीपावाव बंदरगाह से थोड़ी दूर एक छोटे से द्वीप शियाल बेट के करीब 6000 निवासी अंधेरे में जिंदगी की गुजर कर रहे हैं। चक्रवात ताउते से चलते शियाल बेट द्वीप की बिजली आपूर्ति 17 मई के बाधित हो गई है। चक्रवात में सबसे अधिक नुकसान अमरेली जिले में हुआ। अमरेली के करीब 620 से अधिक गांवों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार का स्वामित्व वाली कंपनी पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में बिजली आपूर्ति करती है। पीजीवीसीएल ने बाकी के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है, लेकिन शियाल बेटे द्वीप पर रहने वाले 6000 से अधिक लोग अब भी अंधेरे में हैं। हालांकि पीसीवीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि बिजली आपूर्ति सुचारू करने पर काम जारी है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।